बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 14 नवंबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले बात करेंगे कि कल प्रधानमंत्री मोदी बिहार आए और यहां पर दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखी, एम्स का शिलान्यास किया। आपको बता दूं कि बिहार के दरभंगा में हाल ही में आयोजित एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के बारे में महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। 12,000 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली ये परियोजनाएं स्वास्थ्य, परिवहन और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में फैली हुई है। इनमें से दरभंगा में एम्स की स्थापना क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। ये पहल 25 अन्य विकास उपक्रमों के साथ बिहार के लोगों के बुनियादी ढांचे और फिर कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। जहां अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के निर्माण की दिशा में प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने लंबे समय से चर्चा में रही सुविधाओं और परियोजनाओं को महज विचारों से मूर्त वास्तविकताओं में बदलने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री के अनुसार ये प्रगति विकास के प्रति देश के समर्पण का प्रमाण है, जिसमें वर्तमान पीढ़ी इन ऐतिहासिक परिवर्तनों को देखने और फिर इन्हें योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोजपुरी और फिर मैथिली संगीत में लोक गायिका शारदा सिन्हा के योगदान का सम्मान किया है। उन्होंने छठ पर्व को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने में उनके प्रयास की सराहना की है और फिर उन्हें मिथिला क्षेत्र की अमूल्य सांस्कृतिक राजदूत बताया है। दोस्तों मध्यम वर्ग को किसी भी अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है। यही आधार भारत में महंगाई की मार से जूझ रहा है। जब महंगाई के चलते शहरी क्षेत्र में लोग न केवल खाने पीने की चीजों पर बल्कि सामान्य रोजमर्रा की चीजों जैसे बिस्कुट और फास्ट फूड तक पर खर्च घटा रहे हैं। इससे न केवल बाजार प्रभावित हो रहा है बल्कि देश की आर्थिक वृद्धि भी सवालों के घेरे में आ रही है। जब कोविड महामारी के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से शहरी खपत पर निर्भर रही है, लेकिन अब ये स्थिति बदलती नजर आ रही है। इस बात को इस आंकड़े से समझा जा सकता है कि नेस्ले इंडिया ने इस तिमाही में 2020 के बाद से पहली बार अपने रेवेन्यू में गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि महंगाई काफी ज्यादा है और लोग इस महंगाई में अपने खर्च को कम कर दिए हैं और जरूरत के मुताबिक भी सामान जल्दी से नहीं खरीद पा रहे हैं। आपको बता दूं कि भारतीय मिडिल क्लास के लिए कोई आधिकारिक रूप से परिभाषित आय श्रेणी नहीं है, लेकिन इसे भारत की 1.4 अरब जनसंख्या का लगभग 1/3 माना जाता है। ये वर्ग आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और फिर देश विकास दर को प्रभावित करता है। ये वर्ग न केवल आर्थिक बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस वर्ग के चुनाव में भाजपा नीति सरकार के प्रदर्शन पर मिडिल क्लास की नाराजगी का असर देखा गया है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को सुबह 11:15 पर दरभंगा के सोबन स्थित एम्स निर्माण को लेकर के भूमि पूजन और शिलान्यास को लेकर के पहुंचे थे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहां पर पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर भी सभा स्थल पर मौजूद रहे। इस दौरान मंच पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। दरअसल शिलान्यास को लेकर के मंच पर भाषण के बाद सीएम नीतीश कुमार सीधे प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूने के लिए पहुंच गए। हालांकि पीएम मोदी ने उन्हें रोक दिया। आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इससे पहले भी पैर छूने को लेकर के बयान देकर के भी चर्चा में थे, जहां उन्होंने बीते जुलाई माह में जेपी गंगा पथ के लोकार्पण के लिए आयोजित कार्यक्रम में ये बातें कही थी। इस कार्यक्रम के दौरान का एक वीडियो सामने आया था। दरअसल इसमें वे एक इंजीनियर से मुखातिब होते हुए कह रहे हैं कि तेजी से निर्माण कीजिए, कहिए तो हम आपके पैर छू लेते हैं। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार की भाव भंगिमा और फिर मुद्रा देख करके एक बार को वहाँ मौजूद प्रोजेक्ट मैनेजर इंजीनियर भी चौंक गए थे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11:38 पर रिमोट के माध्यम से एक्मी सोबन बाईपास में दरभंगा एम्स निर्माण के लिए भूमि पूजन और फिर शिलान्यास कार्य का लोकार्पण किया। इसके साथ ही दरभंगा में नई बाईपास रेल लाइन समेत बिहार की अन्य परियोजनाओं का राष्ट्र के नाम समर्पित किया है। दोस्तों बेलागंज विधानसभा उपचुनाव का वोटिंग समाप्त हो चुका है। कल वोटिंग हो गई है, लेकिन बेलागंज में वोट के लिए नोट बांटते हुए आरजेडी कार्यकर्ता पकड़ा गया। उसके बाद क्या था, ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया। जब बेलागंज विधानसभा में बुधवार को वोटिंग हुई, उससे पहले शोर था
और इस बीच मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिशें जारी थी। जब विधानसभा क्षेत्र के मेन थाना के अंतर्गत कोयरी बिघा गांव में मंगलवार की सुबह सुबह कुछ राजद कार्यकर्ता मतदाताओं के बीच पैसा बांट रहे थे, जिन्हें ग्रामीणों ने पकड़ लिया। हालांकि 3 लोगों में से ग्रामीण सिर्फ एक को ही पकड़ पाए और फिर 2 लोग भागने में कामयाब रहे। जब पकड़ा गया व्यक्ति राजद का पंचायत अध्यक्ष गोविंद यादव बताया जा रहा है। जब नोट बांटने वालों में आरजेडी के कोरमथू पंचायत अध्यक्ष के पकड़े जाने के बाद गांव में हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। जब ग्रामीणों के मुताबिक गोविंद यादव वोटरों के बीच 200 रुपए के नोटों से भरे लिफाफे बांट रहा था। ग्रामीणों को शक है कि गोविंद यादव के साथ नोट बांटने वाले अन्य 2 लोगों के पास भी मोटी रकम थी। जब मौके पर पहुंची पुलिस ने यादव को हिरासत में ले लिया और फिर उसके पास से 200 रुपए के नोटों से भरे 20 लिफाफे जब्त किए हैं। दोस्तों, बिहार के सीवान से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ पर एक कॉलेज के प्रिंसिपल के तालिबानी फरमान से सैकड़ों छात्र छात्रा का भविष्य अधर में लटक गया है। जहाँ 100 से अधिक स्टूडेंट को सेटअप परीक्षा से वंचित कर दिया गया है, जिसको लेकर के मंगलवार को कॉलेज के बाहर छात्र छात्राओं ने भारी बवाल कर दिया। दरअसल सीवान में इंटरमीडिएट सेटअप की परीक्षा से वंचित छात्राओं ने विद्यालय के मुख्य गेट पर जमकर के हंगामा किया। विद्यालय में 75% से कम उपस्थिति, कॉलेज में जींस पहन करके आने वाले, मोबाइल लेकर के आए छात्रों को प्राचार्य के आदेश पर परीक्षा से वंचित कर दिया गया है, जिसको लेकर के छात्राओं ने जमकर के हंगामा किया। हालांकि पुलिस और फिर कॉलेज प्रशासन के समझाने के बाद मामला शांत हुआ। परीक्षा से वंचित छात्र अब 20 नवंबर को परीक्षा देंगे। जब कॉलेज के प्राचार्य लाल बाबू कुमार ने हाथ जोड़ करके छात्रों के परिजनों से अपील की है कि छात्रों को मर्यादा में रखने और फिर भविष्य बेहतर बनाने के लिए कॉलेज प्रशासन का सहयोग करें। पूरा मामला भगवानपुर हाट प्रखंड मुख्यालय स्थित SS उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज का है। दोस्तों, बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। शाहनवाज हुसैन ने एक मंच पर संबोधित करते हुए कहा कि आजकल कई नेता आते हैं और बिहार को बदलने की बात करते हैं, लेकिन बिहार को तो PM नरेंद्र मोदी और CM नीतीश कुमार ने बदल दिया है। जब बिहार में किसी ने काम किया तो फिर वह है CM नीतीश कुमार। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि आज मुजफ्फरपुर के इंडस्ट्रियल इलाके की तस्वीरें बदल गई हैं। जब बेला के बाद मोतीपुर में कई फैक्ट्रियां लग गई है। CM नीतीश कुमार ने शिक्षकों को नौकरी दी और तेजस्वी अपनी तारीफ बटोरने में लगे हैं, यानी कि माल महाराज का मिर्चा खेले होली। वहीं पर मीडिया से बातचीत करने के दौरान शाहनवाज हुसैन ने CM नीतीश कुमार को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव द्वारा मिले राजनीतिक धमकी को लेकर के कहा कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। जब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बटोगे तो कटोगे का नारा एकदम सही है। 1947 में भी बटे थे तो फिर उस वक्त भी कटे थे। यहाँ किसी जाति धर्म की एकजुटता की बात नहीं हो रही है, बल्कि पूरे देशवासियों को एकजुट होने के लिए कहा जा रहा है। यह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दहशतगर्द कहने और उनके भगवे कपड़े पर आपत्ति जताने पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि खड़गे जी बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन बहक रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। योगी जी के गेरुआ कपड़े से उन्हें आपत्ति है। सफेद पहन करके कांग्रेस ने देश लूटा है। सफेद पर दाग लगे हैं और भगवा से बैर हैं। दोस्तों, पूर्णिया में स्कूल में भयंकर आग लगी है, जिसमें 3 लाख रुपए के नुकसान की बात कही जा रही है। जब पूर्णिया के बनमखी स्थित संगड़ीला इंग्लिश स्कूल में सोमवार देर रात अचानक से आग लग गई, जिसमें बेंच, डेस्क और फिर पाठ्य सामग्रियां जलकर के राख हो गई। आग लगी की सूचना मिलते ही 2 अग्निमिशन की गाड़ियां मौके पर पहुंची। जब घंटों भर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। स्थानीय लोगों ने देर रात आग लगी की सूचना स्कूल संचालक को दी। जब मौके पर पहुंचे संचालक ने बताया है कि इस घटना में करीब 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। फिलहाल आग लगने का कारण का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। सूचना स्थानीय पुलिस थाना को दी गई है। स्कूल संचालक ने बताया है कि दीपावली और फिर छठ की छुट्टी के बाद सोमवार को स्कूल खुला था। जब कल स्कूल का दूसरा दिन था। नियमित पठन पाठन और फिर वर्ग संचालन के बाद देर शाम स्कूल बंद करके चले गए थे। देर रात करीब 2 बजे अचानक ग्रामीणों ने फोन करके बताया है कि उनके स्कूल में भीषण आग लग गई है। जानकारी मिलते हुए मौके पर पहुंचे। वहां पर पहुंच करके स्कूल को धू धू करके जलता देख पाया। जब आग की लपटें काफी तेज थी, कॉल करके फायर ब्रिगेड को आग लगी की जानकारी दी गई। जब सूचना पाकर के फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगे में स्कूल के अधिकांश कमरे आग की चपेट में आ गई है। दोस्तों, बिहार की 4 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मतदान खत्म हो चुका है। बेलागंज सबसे आगे। आपको बता दें कि 5 बजे तक 51.36% वोटिंग हुई है। वहीं पर रामगढ़ में शराब जब्त हुई है और तराड़ी में 2 गुट भिड़े हैं और 6 घायल हुए हैं। आपको बता दूं कि बिहार की 4 विधानसभा सीटों तराड़ी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ में उपचुनाव के लिए मंगलवार को मतदान खत्म हो गया है। ये 4 सीटों पर शाम 5 बजे तक कुल 51.36% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा बेलागंज में 53.4%
मतदान हुआ है। जब मतदान के बीच तराड़ी में दो पक्षों के बीच झड़प हुई है, इसमें एक युवक का सिर फट गया है, वहीं पर दूसरे पक्ष के लोगों को भी चोट आई है। वहीं पर बिहेटा पंचायत के धर्मपुरा गांव की बूथ संख्या 223 पर एक पार्टी को वोट देने को लेकर के विवाद हुआ। वहीं पर रामगढ़ में वोटिंग के बीच शराब से भरा टैंकर जब्त किया गया। इस चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी मैदान में है। प्रशांत किशोर की पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है। गया के नक्सल प्रभावित इमामगंज में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे। यहाँ पर 346 बूथ बनाए गए थे। इनमें से 320 अति संवेदनशील बूथ थे। इन बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक 4 बजे तक वोटिंग हुआ। सिर्फ 26 बूथ पर शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई। इन 4 सीटों में से 3 पर पिछली बार महागठबंधन का कब्जा था, जबकि इमामगंज से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जीते थे। चारों ही सीटों पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी समेत कई सीनियर लीडर के बेटा बहु मैदान में है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर के तारीफ की है और विपक्ष पर हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद सुशासन आया, जबकि पिछली सरकारों ने झूठे वादे किए थे और फिर कभी स्वास्थ्य ढांचे की फिक्र नहीं की। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पहले की सरकारों को कभी भी स्वास्थ्य ढांचे की फिक्र नहीं हुई और फिर उन्होंने जनता से झूठे वादे किए थे, लेकिन नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद राज्य के हालात में सुधार हुआ। नीतीश कुमार बिहार में सुशासन लाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार में सुशासन लाए और फिर उन्होंने जंगल राज समाप्त किया। मोदी ने कहा कि हमने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए देश में 1.5 लाख से अधिक आयुष्मान योजना आरोग्य मंदिर खोले हैं। दोस्तों, बिहार के औरंगाबाद जिले के नवीनगर में स्टेज 2 के तहत बनने वाली 800 मेगावाट की 3 नई बिजली इकाइयां के निर्माण की जिम्मेदारी एलन कंपनी को दी है। LND आपको बता दो कि कंपनी मार्च 2025 से पहले इस पर काम शुरू कर देगी और फिर 2028 तक पहली इकाई तैयार होने की उम्मीद है। यह प्रोजेक्ट का अनुमानित खर्च 29,947 करोड़ है। ये NTPC की बिहार में किसी भी परियोजनाओं के लिए सबसे बड़ा निवेश है। नवीनगर पावर स्टेशन के स्टेज 1 की 660 मेगावाट की 3 चालू इकाइयों से 1980 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है, जब बिहार की हिस्सेदारी 82.5% यानी कि 1634 मेगावाट है। रेलवे को अलग से 1000 मेगावाट बिजली मिल रही है। 3 नई इकाइयों की स्थापना से औरंगाबाद जिले में कुल बिजली उत्पादन 29,800 मेगावाट से बढ़कर के 5,380 मेगावाट हो जाएगा। खास करके नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की उत्पादन क्षमता में 24,000 मेगावाट की वृद्धि होने से परियोजनाओं का दर्जा मेगा थर्मल पावर स्टेशन खोला जाएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा एम्स का आधारशिला रखा, शिलान्यास किया दरभंगा एम्स का। साथ ही साथ दरभंगा बाईपास स्टेशन और फिर झंझारपुर से लोकहार रेल लाइन के उद्घाटन किए हैं। इससे उत्तर बिहार के लोगों को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। जिससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा है कि बिहार में दूसरे एम्स के निर्माण से लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। दरभंगा की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा स्टेट के महाराजा कामेश्वर सिंह को भी याद किया। उन्होंने कहा कि महाराजा कामेश्वर सिंह के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। जब काशी में उनके योगदान की चर्चा होती है, मोदी ने कहा है कि आजादी से पहले और फिर बाद में उनके कार्य सराहनीय हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि आज विकास के साथ विरासत को भी बचाना होगा, जिसकी जिम्मेदारी हम सबकी है। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र किया है। मोदी ने कहा कि नालंदा यूनिवर्सिटी अपने गौरव की ओर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों पाली को शास्त्रीय भाषा को दर्जा दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मिथिलांचल में एक कहावत है कि पग पग पोखरी माच मखान मधुर बोल उसकी मुख पान। ऐसे में हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि यहाँ के किसानों और फिर मछली पालकों को तमाम सुविधा मिले। यहाँ मोदी ने PM किसान सम्मान निधि योजना का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि इस योजना से बिहार के किसानों को 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मिथिलांचल के किसानों को भी इससे फायदा मिला होगा। जहाँ एक उत्पाद एक जिला योजना के अंतर्गत मखाना और फिर दूसरे उत्पाद को देश भर के बाजारों में बेचा जा रहा है। अब तो मखाना को GI टैग भी मिल गया है। मछली पालकों को सरकार हर कदम पर मदद कर रही है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा के लिए मंच से एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दरभंगा से दिल्ली मुंबई के लिए फ्लाइट है, लेकिन अब जल्द ही रांची के लिए भी जल्द उड़ान सेवा शुरू होगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे पर भी काम चल रहा है। मोदी ने कहा कि बिहार को जंगल राज से निकालने की कोशिश की गई है। जब बिहार की NDA सरकार ने छोटे उद्योग और फिर छोटे किसानों के लिए काम किया है, जिससे विकास को गति मिली है। जब बिहार में एक्सप्रेस वे और फिर एयरपोर्ट का विकास लगातार हो रहा है।
दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंसान को उम्र के अनुसार कितना देर सोना चाहिए? आपको बता दूं कि नींद हमारे शरीर और मस्तिष्क के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और ये हमारे शारीरिक, मानसिक और फिर भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है। नींद कोशिकाओं और फिर ऊतकों को भी मरम्मत करती है, जिससे हम शारीरिक रूप से पुनः ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आपको बता दूं कि एक अच्छा नींद मांसपेशियों के निर्माण, हड्डियों के स्वास्थ्य और फिर इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करता है। ये हमारी सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति और समस्याओं को हल करने की क्षमता बेहतर करता है। इसलिए सभी व्यक्ति को नींद लेनी चाहिए। वहीं पर नींद की कमी से हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और फिर अन्य शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। गहरी नींद लेने से हमारा दिल और फिर श्वास तंत्र सही से काम करते हैं। पर्याप्त नींद लेने से मेटाबॉलिज्म सही रहता है और फिर वजन पर भी नियंत्रण रहता है। नींद की कमी से हार्मोनल असंतुलन हो सकता है, जो वजन बढ़ने का कारण बन सकता है। अब सवाल है कि उम्र के अनुसार कितने देर सोना चाहिए इंसान को? तो आपको बता दूं कि 4 से 12 महीने के बच्चे को 12 से 16 घंटे सोना चाहिए। वहीं पर 1 से 2 साल के बच्चे को 11 से 14 घंटा सोना चाहिए। वहीं पर 3 से 5 साल के बच्चे को 11 से 14 घंटा सोना चाहिए। वहीं पर 6 से 12 साल के बच्चे को 9 से 12 घंटा सोना चाहिए। वहीं पर 13 से 18 साल के किशोर को 8 से 10 घंटे सोना चाहिए। वहीं पर 18 साल के बाद के वयस्कों को कम से कम 7 घंटा सोना चाहिए। वहीं पर 60 साल के बाद के लोगों को 8 घंटा नींद लेना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए कि आपकी उम्र क्या है और आपको कितना घंटा सोना चाहिए। दोस्तों, बिहार में पैक्स चुनाव में मतदाता सूची में गड़बड़ियों के कारण स्थगन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जब बिहार के 8 जिलों की 17 पंचायतों में चुनाव अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। जिन जिलों में ये गड़बड़ियां पाई गई हैं उनमें वैशाली, बक्सर, गया, औरंगाबाद, शिवहर, सारण, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण शामिल है। इन समस्याओं का मुख्य कारण है संशोधित मतदाता सूची पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाई है। इससे पहले भी अरवल, औरंगाबाद, कैमूर और फिर पूर्वी चंपारण जिले में चुनाव स्थगित किए गए थे। ये स्थगन मतदाता सूची के सत्यापन और फिर अपडेट के बाद ही चुनाव प्रक्रिया को फिर से प्रारंभ किया जाएगा। आपको बता दूं कि चुनाव प्रक्रिया में इस तरह की गड़बड़ियां चुनाव आयोग के लिए चिंता का विषय बन सकती है और फिर मतदाताओं के अधिकारों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही सही तरीके से सूची को अपडेट किया जाएगा। इसकी तैयारी चल रही है। दोस्तों, बिहार सरकार ने बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को 2 बड़ी खुशखबरी दी है। अब हर महीने बिहार के एक उत्कृष्ट शिक्षक को पुरस्कार दिया जाएगा, जो उनकी नवंबर महीने की शिक्षण कार्य के आधार पर चुने जाएंगे। ये पुरस्कार दिसंबर से शुरू होगा और फिर इसे देने के लिए शिक्षक प्रधानाध्यापक को हर महीने की 10 तारीख तक संबंधित जानकारी शिक्षा विभाग के ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। यह खबर के अनुसार शिक्षकों को ये पुरस्कार उनकी मेहनत और शिक्षण कौशल को मान्यता देने के लिए दिया जाएगा। इससे न केवल शिक्षक प्रेरित बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए शिक्षक प्रधानाध्यापक को अपने जिला शिक्षा पदाधिकारियों से संपर्क करने की सलाह दी गई है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि एक अनुमंडल वाले जिलों में शिक्षकों के हस्तांतरण के लिए राहत दी जाएगी। जिन जिलों में केवल एक अनुमंडल है, वहाँ शिक्षकों के हस्तांतरण में सुविधा के लिए इन अनुमंडलों को 2 भागों में बांट करके हस्तांतरण की प्रक्रिया आसान की जाएगी। दोस्तों, बिहार के स्कूलों में पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में अब सभी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए आधार कार्ड बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। यह खबर के अनुसार अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जानकारी देते हुए कहा कि इस साल के अंत यानी कि नवंबर-दिसंबर तक सभी बच्चों का आधार कार्ड बनवाना होगा। इसके साथ ही बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को भी तेज कर दिया जाएगा। आपको बता दो कि बिहार में आधार कार्ड के जरिए बच्चों की डेटा का सही तरीके से पंजीकरण होगा, जिससे शिक्षा और फिर अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ सही तरीके से उन तक पहुंच सकेगा। इसके अलावा आधार कार्ड से बच्चों की पहचान और फिर अन्य प्रशासनिक कार्य में आसानी होगी। दोस्तों, बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक अग्निवीर भर्ती का आयोजन किया जाएगा। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक अग्नि भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार के भागलपुर, बांका, मुंगेर सहित 12 जिलों के युवाओं को इस अग्निवीर भर्ती रैली में भाग लेने का मौका मिलेगा। ये भर्ती रैली कटिहार के गरवाल मैदान में 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक सुबह 4 बजे से होगी।
वहीं पर 27 नवंबर को केवल भागलपुर जिले के अभ्यर्थियों के लिए भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। वहीं पर 30 नवंबर को भागलपुर, बांका सहित सभी 12 जिलों के लिए भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। 1 दिसंबर को भागलपुर, बांका सहित सभी 12 जिलों के लिए भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। 25 नवंबर को कटिहार और फिर बांका जिले के अभ्यर्थियों के लिए भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। 26 नवंबर को बेगूसराय, 27 नवंबर को भागलपुर जिले के अभ्यर्थियों के लिए भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। 28 नवंबर को मधेपुरा, सुपौल, मुंगेर और फिर पूर्णिया जिले के अभ्यर्थियों के लिए भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। 29 नवंबर को खगड़िया, सहरसा, अररिया और फिर किशनगंज जिले के अभ्यर्थियों के लिए भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। दोस्तों, बिहार के पहाड़ी इलाके में बादलों का मंडराना और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का असर अब पूरे बिहार पर दिखेगा। पहले ही बिहार में मौसम फिलहाल शुष्क बना हुआ है, लेकिन धीरे धीरे ठिठुरन महसूस होने लगे हैं। जी हां, हवा के रुख में बदलाव और तापमान में गिरावट की संभावना से संकेत मिल रहे हैं। या वैसे ठंड बढ़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज सुबह कोहरे की चादर में लिपटी हुई होगी। बिहार के करीब 1 दर्जन जिले में कोहरा छाने की बात कही जा रही है। बिहार में आने वाले दिनों में मौसम में और भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। 14 नवंबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने का अनुमान है। इस विक्षोभ के कारण पहाड़ी और फिर मैदानी इलाकों में मौसम का मिजाज बदल सकता है, जिससे बिहार के न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट होने की संभावना है। यदि हवा की रफ्तार में वृद्धि होती है तो फिर पहाड़ों पर बर्फबारी होती है, तो फिर इससे ठंड और फिर ठिठुरन में तेजी आ सकती है। दोस्तों, बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर कल उपचुनाव हो गए हैं। जब कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा में हुए उपचुनाव के दौरान वोटिंग को लेकर के दुर्गावती प्रखंड के खड़सराय गांव के लोगों ने बूथ संख्या 57 और 58 पर वोट का बहिष्कार कर दिया। जब खड़सरा गांव के रहने वाले दिनेश सिंह कुशवाहा ने बताया है कि अंडरपास या फिर ओवरब्रिज की मांग को लेकर के ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार का नारा दिया। जब ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई लोकसभा और फिर विधानसभा में हम लोग वोट देते आए हैं, लेकिन हमारे लिए कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहा है। जब 5 रेलवे लाइन क्रॉस करके हमें मतदान केंद्र के लिए जाना है, चाहे अपने निजी काम से बाजार जाना हो या फिर बच्चों की पढ़ाई को लेकर के कई बार दुर्घटना में छात्रों और फिर ग्रामीण अपनी जान भी गंवा चुके हैं, लेकिन इसको लेकर के कोई चिंतित नहीं है। इसलिए हम लोग आज वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। बूथ संख्या 57 के पीठासीन पदाधिकारी अजय कुमार सिंह ने बताया है कि सुबह से अभी तक कोई भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए नहीं आया है। दोस्तों, फिल्म जगत से एक खबर सामने आई है कि पुष्पा 2 फिल्म की ट्रेलर लॉन्चिंग पटना में होगी, बिहार में होगी। जहां इसके जो हीरो हैं अल्लू अर्जुन, वो बिहार आकर के, पटना आकर के इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करेंगे। जहां हम आपको इस खबर के बारे में बताएंगे। आपको बता दूं कि बिहार की राजधानी पटना में पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च करने के फैसले ने प्रशंसकों और फिर उद्योग पर नजर रखने वालों के बीच उत्सुकता और उत्साह जगा दिया है। ये विकल्प दक्षिण के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन अभिनीत एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए पारंपरिक फिल्म मार्केटिंग रणनीतियों से एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। पुष्पा 2021 में रिलीज होने पर लॉकडाउन के बाद सबसे पहले कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसके सीक्वल से उम्मीदें आसमान छू रही है, जो कि 5 दिसंबर को स्क्रीन पर आने वाली है। पटना में भव्य तैयारियों के बीच 17 नवंबर को पूर्ण ट्रेलर का अनावरण किए जाने की घोषणा के साथ प्रत्याशा नए स्तर पर पहुंच गई है। कई लोगों को फिल्म के ट्रेलर के लॉन्चेट के रूप में बिहार को चुनने के पीछे के तर्क पर आश्चर्य करने पर मजबूर कर दिया है। इस रणनीतिक स्थान के चयन का एक सम्मोहक कारण बिहार झारखंड के क्षेत्र में पुष्पा को मिले जबरदस्त स्वागत से उपजा है। पहली किस्त में हिंदी संस्करण ने 108 करोड़ रुपए की भारी कमाई की है। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती झारखंड में चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव प्रचार करने के दौरान मिथुन चक्रवर्ती का बटुआ चोरी हो गया और लास्ट में मंच से इसको लेकर के ऐलान करना पड़ा, अपील करना पड़ा कि जिसको भी बटुआ मिला हो, जो भी चोरी किया हो, वो ला करके दे दे कृपा। आपको बता दें कि झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान बॉलीवुड स्टार और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती का बटुआ चोरी हो गया है। खबरों के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती निरसा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अपर्णा सेन गुप्ता की चुनावी रैली में गए थे। जब बॉलीवुड स्टार की एक झलक पाने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती रैली के दौरान जेब कतरों का निशाना बन गए और फिर उनका बटुआ ही चोरी हो गया। वहीं पर बीजेपी की रैली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसमें पार्टी के एक सदस्य को सभा को संबोधित करते हुए भीड़ और मंच पर लोगों से मिथुन चक्रवर्ती का बटुआ वापस करने के लिए कहते हुए सुना जा सकता है। मंच से माइक्रोफोन के जरिए भीड़ में से मिथुन दा का पर्स लेने वाले हर शख्स पर्स वापस करने को कहा जाता है।
दोस्तों भोजपुरी एक्ट्रेस यानी कि भोजपुरी हीरोइन अक्षरा सिंह को जान से मार देने की धमकी मिली है, जब उनसे फोन कॉल पर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। 2 दिन के अंदर फिरौती की रकम न देने पर अक्षरा सिंह को जान से मार देने की धमकी दी गई है। जानकारी के मुताबिक अक्षरा सिंह को 2 बार फोन करके जान की धमकी दी गई है। जान की धमकी मिलने के बाद एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने बिहार के दानापुर थाने में इस मामले को लेकर के शिकायत दर्ज कराई है, जब उन्होंने अज्ञात लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। जब उधर शिकायत मिलने के बाद बिहार पुलिस एक्शन में आ गई है और अक्षरा सिंह फोन करके धमकी देने वाले की तलाश शुरू कर दी गई है। दोस्तों अत्यधिक भूजल दोहन और फिर जलवायु परिवर्तन से भूजल में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई है। भूजल का स्तर लगातार गिरने पर यह समस्या और भी गंभीर होता जा रहा है। जब पिछले कुछ सालों में यह समस्या 11 राज्यों से बढ़कर के 22 राज्यों के 200 से अधिक जिलों तक पहुंच गई है। इस समस्या से निपटने के लिए क्लिनिक इकोटैक्सियोलॉजी फैसिलिटी ने मंगलवार से 3 दिवसीय 36 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर फ्लोरोसिस रिसर्च 2024 का आयोजन किया है। इसमें भारत के अलावा दुनिया के कई देशों के विशेषज्ञ अपने शोध के आधार पर समस्या की रोकथाम का रास्ता निकालेंगे। आपको बता दूं कि फ्लोराइड की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए बिहार के शेखपुरा और नवादा जिले में अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 40 हैंड पंप पर फिल्टर लगाए गए हैं। इनकी मदद से 10,000 लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। यहाँ पर फिल्टर लगाने से पहले पानी में फ्लोराइड की मात्रा 10 से 12 मिलीग्राम प्रति लीटर थी। फिल्टर लगाने के बाद ये घट करके 1.5 या फिर इससे कम पहुंच गई है। कई जगहों पर ये मात्रा 0.5 मिलीग्राम प्रति लीटर तक है, जो कि मानक के अनुसार है। इस फिल्टर को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने विकसित किया है। इसकी कीमत 1 लाख रुपए से कम है। फिल्टर लगने के बाद दूसरे गांव के लोग भी फिल्टर की मांग करने लगे। इन फिल्टर्स को चलाने के लिए आशा वर्कर को ट्रेनिंग दी गई है। अब सवाल है कि पीने की पानी में अगर फ्लोराइड हो तो फिर इससे क्या समस्या हो सकती है। तो आपको बता दूं कि इससे दांत कमजोर या फिर टूटना ये समस्या हो सकती है, हड्डियां कमजोर या फिर टेढ़ा मेढ़ा होना, किडनी से जुड़े हुए रोग होना, न्यूरो डिसऑर्डर होना, महिलाओं में प्रजनन घटना, कुपोषण होना, इस तरीके की समस्या हो सकती है। दोस्तों बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव हो गए हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में उपचुनाव हम ही जीत रहे हैं। वहीं पर दरभंगा में दूसरे एम्स शिलान्यास को लेकर तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री और बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दरभंगा में एम्स के लिए जमीन हमने दी है। उन्होंने कहा है कि दरभंगा में एम्स के लिए जमीन हमने दी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी DMCH को एम्स में बदलने के पक्ष में थे, पर फिर हमने DMCH को बचाने का फैसला किया और फिर समय के अनुसार जरूरी कदम उठाए। इसके अलावा तेजस्वी यादव अपनी बात पर टिकते हुए कहा कि एम्स के लिए जमीन देने का फैसला उनका था और वे इस बात का प्रमाण भी देने को तैयार हैं। आपको बता दूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधा है और कहा है कि प्रधानमंत्री से बड़ा झूठा कोई नहीं है। उनके पास कोई ठोस आंकड़े नहीं होते हैं। वे एम्स का उद्घाटन करने आए हैं, जबकि पहले ही घोषणा कर चुके थे कि एम्स बन चुका है, तो फिर शिलान्यास की क्या जरूरत थी। बयानबाजी के बाद चुनावी माहौल का तापमान बढ़ता नजर आ रहा है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने आरक्षण को बढ़ावा दिया है, जबकि केंद्र सरकार इसे समाप्त करने में लगी हुई है और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। विशेष राज्य का दर्जा कहां है, जिसकी हमेशा चर्चा होती थी। नीतीश कुमार इसे पूरी तरीके से भूल चुके हैं। आयुष्मान योजना ना होती तो इनमें से ज्यादातर लोग अस्पताल में भर्ती ही नहीं हो पाते, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार में जब तक नीतीश कुमार सरकार में नहीं आए थे तब तक गरीबों की चिंता को लेकर के कोई भी गंभीर नहीं था। जब गरीबों के पास बीमारी को सहने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगर आज आयुष्मान भारत योजना ना होती तो इनमें से ज्यादातर लोग अस्पताल में भर्ती ही नहीं हो पाते। जब मुझे इस बात का संतोष है कि इनके जीवन की बहुत बड़ी चिंता एनडीए सरकार की इस योजना से दूर हुई है। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। उन्होंने बिहार के दरभंगा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आयुष्मान भारत योजना से अब तक देश के 4 करोड़ से भी अधिक गरीब मरीजों का इलाज हो चुका है। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना की जमकर के तारीफ करते हुए कहा कि इस योजना से करोड़ों परिवारों को करीब 1,25,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दरभंगा में एम्स का सपना साकार होने की तरफ एक बड़ा कदम उठाया गया है। दरभंगा एम्स से
बिहार, बंगाल और फिर नेपाल के लोगों को फायदा मिलेगा। उन्होंने पिछली सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पहले सरकारें केवल वादों और फिर दावों में उलझी रहती थी। बिहार में जब तक नीतीश कुमार सरकार में नहीं आए थे तब तक गरीबों की चिंता को लेकर के कोई भी गंभीर नहीं था। गरीबों के पास बीमारी के सहने के अलावा कोई भी दूसरा चारा नहीं था। हमारा देश कैसे आगे बढ़े, इसके लिए हमारी सरकार ने अपनी सोच के साथ साथ अप्रोच को भी बदला है। उन्होंने कहा है कि हमारा पहला फोकस बीमारी से बचाव पर है, दूसरा बीमारी के इलाज पर है, तीसरा सस्ता इलाज और दवाई, चौथा फोकस छोटे शहरों में इलाज की सुविधा देना और फिर पांचवा फोकस टेक्नोलॉजी के जरिए इलाज की व्यवस्था करना है। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज देश में 2 दर्जन एम्स है। जब आजादी के 60 साल तक भारत में केवल एक ही एम्स था। जब लोगों को इलाज के लिए दूर दराज से इलाज कराने के लिए दिल्ली आना पड़ता था, जब हमारी सरकार ने नए नए एम्स बनाए हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुजफ्फरपुर में कैंसर का बड़ा अस्पताल बन रहा है, इससे एक ही छत के नीचे सभी तरह के कैंसर का इलाज होगा। जल्द ही आंखों का अस्पताल भी बिहार में बन रहा है। आज मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की संख्या बड़ी है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस गुरुवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इस कैबिनेट की बैठक के बाद युवाओं और फिर सरकारी कर्मियों को बड़ी खुशखबरी मिलने की बातें सामने कही जा रही है। ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार इस कैबिनेट में रोजगार के एजेंडे और फिर महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा सकते हैं। दरअसल बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। अब इस विषय समेत कई अन्य मुद्दों पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक विशेष कैबिनेट बैठक बुलाई है। ये बैठक 14 नवंबर गुरुवार को 11:30 बजे मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में ये बैठक होगी। इसको लेकर के लेटर जारी कर दिया गया है। जो आपको बता दूं कि महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली अतिरिक्त राशि होती है, जो बढ़ती महंगाई के कारण उनकी आय पर पड़ने वाले बोझ को कम करने में मदद करती है। बढ़ती महंगाई और फिर जरूरी वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि को देखते हुए ये फैसला राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत का कारण बन सकता है। सूत्रों के अनुसार इस 3% बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में थोड़ा सुधार होगा, जिससे उनकी रोजमर्रा की जरूरतों में सहायता मिलेगी। दोस्तों, बिहार बिजली विभाग में बम्पर वैकेंसी निकली है, जहां इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़े और फिर दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार ऑनलाइन के द्वारा आवेदन को पूरा करें। पद के नाम के बारे में अगर बात की जाए तो सहायक कार्यकारी अभियंता, सहायक विद्युत अभियंता, पत्राचार क्लर्क, स्टोर सहायक, जूनियर अकाउंट्स क्लर्क, टेक्नीशियन ग्रेड 3। ये योग्यता के बारे में अगर बात की जाए तो आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार BE, BTech, स्नातक, मैट्रिक, ITI, डिप्लोमा आदि निर्धारित किया गया है। वहीं पर आयु सीमा के बारे में बात की जाए तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 18 साल और अधिकतम आयु सीमा 33 साल निर्धारित किया गया है। आयु में छूट भी मिलेगी। चयन प्रक्रिया के बारे में अगर बात की जाए तो इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और फिर मेरिट सूची के आधार पर होगा। पूरी जानकारी के लिए आप नोटिस को देख सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के बारे में बात की जाए तो इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के नोटिस को पढ़े और दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार आवेदन करें। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आए थे। उन्होंने बिहार को कई परियोजनाओं का तोहफा दिया है, जिसमें दरभंगा एम्स भी शामिल है। पीएम मोदी ने दरभंगा एम्स की आधारशिला रखी है और 12,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन किया है। जब बिहार को बड़ी सौगात मिलने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गदगद हैं, जिनकी खुशी मंच पर साफ दिखाई दी। हालांकि यहाँ पर एक दृश्य ऐसा भी देखा गया जब प्रधानमंत्री मोदी और फिर नीतीश कुमार कुछ इशारा कर रहे थे। जब पीएम नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के लिए मंच पर पहुंचे थे, तो फिर वहां पर मौजूद सीएम नीतीश कुमार ने हाथ जोड़ करके मोदी का स्वागत किया। जब प्रधानमंत्री मोदी इसी तरह सब नेताओं का अभिनंदन स्वीकारते हुए आगे बढ़ते गए। इसी बीच सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की ओर इशारा किया। असल में वो पीएम मोदी की प्रति जनता में दिख रहे उत्साह को लेकर के बताने की कोशिश कर रहे थे। नीतीश कुमार ने जब हाथ आगे बढ़ा करके इशारा किया तो फिर पीएम मोदी भी पलट गए और फिर उन्होंने हाथ जोड़ करके जनता का अभिवादन किया। कार्यक्रम के दौरान मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खूब तारीफ की। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को बिहार का लोकप्रिय मुख्यमंत्री कहा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यहाँ बिहार में जब तक नीतीश कुमार सरकार में नहीं आए थे तब तक गरीबों की चिंता को लेकर कोई भी गंभीर नहीं, गरीब को बीमारी सहनी पड़ती थी। नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाई है।
दोस्तों बिहार में अब बिना किसी जॉब और फिर एग्जाम के भी नौकरी मिलने वाली है, वो भी कोई ग्रुप डी का जॉब नहीं बल्कि अधिकारी रैंक का जॉब है। इसको लेकर के सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। दरअसल बिहार सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि बिहार के अंदर वैसे युवक या फिर युवतियां जिन्होंने खेल में नेशनल या फिर स्टेट लेवल पर मेडल हासिल किया है, सरकार उन्हें सीधे सरकारी नौकरी देगी। यानी कि उन्हें एग्जाम और इंटरव्यू के प्रोसेस से नहीं गुजरना होगा बल्कि सीधे अधिकारी बनेंगे। हालांकि इस योजना की शुरुआत महागठबंधन की सरकार में हुई है, जब उस समय ये कहा गया था कि मेडल लाओ जॉब पाओ। अब इसी योजना को आगे बढ़ाते हुए वापस से इसके फॉर्म को भरने के लेकर के डेट जारी कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बिहार के अंदर मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी अब बिहार में सीधे डीएसपी और एसडीओ जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति किया जाएगा। इस विशेष योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन है और फिर इच्छुक खिलाड़ी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बहुत से लोगों में ये कंफ्यूजन रहती है कि रात के समय चावल खाया जाए या रोटी खाया जाए। इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन रहती है। आपको बता दूं कि रात में क्या खाना बेहतर है, चावल या रोटी, ये सवाल है। ये सवाल अक्सर लोगों के मन में उठता है, खास करके उन लोगों के लिए जो फिटनेस और सेहत को लेकर के चिंता रहते हैं, सचेत रहते हैं। चावल और रोटी दोनों ही हमारे भोजन का अहम हिस्सा है, लेकिन दोनों के न्यूट्रिशन और फिर स्वास्थ्य पर प्रभाव अलग अलग होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि चावल वजन बढ़ा सकता है, वहीं पर कुछ का मानना है कि रोटी पाचन के लिए बेहतर होती है। तो फिर चलिए हम आपको अभी बताते हैं कि आखिर रात में चावल और रोटी में से कौन सा ऑप्शन आपकी सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। आपको बता दूं कि रात के खाने में चावल या फिर रोटी का चुनाव कई लोगों के लिए एक सामान्य सवाल बन चुका है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो फिर रोटी चावल की तुलना में अधिक फाइबर और प्रोटीन देती है, जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। रोटी में मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद करता है, जिससे बार बार भूख नहीं लगती है। वहीं पर चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स रोटी से अधिक होता है, जिससे चावल खाने के बाद शरीर में शुगर का स्तर तेजी से बढ़ सकता है, जो कि डायबिटीज के मरीजों के लिए समस्या पैदा कर सकता है। आपको बता दूं कि चावल और रोटी दोनों ही स्वाद में समान रूप से अच्छे होते हैं, लेकिन अगर जल्दी बनाने की बात की जाए तो रोटी चावल से ज्यादा सुविधाजनक होती है। रोटी को बनाने में कम समय लगता है, जबकि चावल पकाने में थोड़ा अधिक समय और फिर प्रयास लगता है। इसके अलावा रोटी में अधिक फाइबर होता है, जो कि पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है, जबकि चावल कुछ लोगों के लिए पचने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। खास करके अगर रोटी पूरी गेहूं के आटे से बनाई जाए तो फिर ये पाचन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। रोटी और चावल दोनों ही अलग अलग व्यंजनों के साथ खाए जा सकते हैं और फिर ये पूरी तरीके से व्यक्तिगत पसंद और फिर स्वास्थ्य जरूरतों पर निर्भर करता है। कुछ लोग रोटी को सूखी सब्जी और फिर दाल के साथ पसंद करते हैं, जबकि चावल करी और फिर ग्रेवी के साथ ज्यादा खाते हैं। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि इनमें से कौन सा ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान होते हैं। अब सवाल है कि कौन सा बेहतर है। तो अगर आप हल्का महसूस करना चाहते हैं तो फिर पाचन की समस्या से बचना चाहते हैं तो चावल आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। वहीं अगर आप वजन कम करना चाहते हैं और देर तक भूख नहीं लगने देना चाहते हैं तो आप रोटी खा सकते हैं। दोस्तों पप्पू यादव ने हेमंत बिस्वा शर्मा पर जोरदार हमला बोला है। आपको बता दूं कि राज्य विधानसभा चुनाव के पहले चरण का वोटिंग समाप्त हो चुका है, लेकिन सियासी दौर जारी है। एनडीए और इंडिया महागठबंधन के नेता एक दूसरे को धमकी देने लगे हैं। वहीं पर इसी कड़ी में अब बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी काफी आक्रामक तरीके से बीजेपी पर हमलावर है। पप्पू यादव ने सबसे अधिक हेमंत बिस्वा शर्मा को टारगेट किया है। दरअसल मंगलवार को रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पप्पू यादव ने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के अकाउंट में 10 करोड़ आए हैं। ये पैसे शारदा चिट फंड की तरफ से आए हैं। यहाँ सुदीप्तो सेन ने भी कोर्ट को कहा था कि 3 करोड़ रुपए दिए हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि भास्कर शर्मा, जो कि हेमंत बिस्वा शर्मा है, उनका शेयर लगभग सभी चाय कंपनी में है। हेमंत बिस्वा शर्मा बड़े चोर हैं। उन्होंने लगभग 70% व्यापारियों का चाय बागान लिखवा लिया है। मैं प्रमाण के साथ दिखा रहा हूँ। इनका टैब भी हम लोग जारी करेंगे। जहाँ ये कुछ लोगों को मरवाने की धमकी देते हैं, पप्पू यादव से बात मत करो, मेरे पास सब प्रमाण है कि इन्होंने कब कब किससे पैसे लिए हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि एक व्यापारी ने मुझसे कहा कि मेरा सब लिखवा लिया है। उन्होंने 400 करोड़ का चाय बागान लिखवा लिया। पप्पू यादव ने कहा है कि असम का ये जल्लाद है, असम में ये जल्लाद है, असम के लिए ये रावण है।